हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कविता आलोक धनवा जी की लिखी हुई कविता पतंग, जो कि प्रगतिवादी युग की कविता है, इसे आज हम पढ़ेंगे। पतंग कविता में कवि ने बच्चों की बाल सुलभ आकांक्षाओं और उनके इच्छाओं का मनोहारी चित्रण किया है। पतंग कविता के बहाने कवि बच्चों की कल्पना की ऊंची उड़ान, महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान को अभिव्यक्ति देना चाहता है। कुल मिला के महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान के बारे में वो समझाना चाहता है। ये पतंग के बहाने, पतंग एक कविता है जिसमें पतंग एक खेल है इस कविता में, और खेल के बहाने से कवि बाल सुलभ इच्छाओं और बाल सुलभ उनकी इच्छाओं, आनंद और अनुभूतियों को कल्पना की ऊंची उड़ान देना चाहता है। इस पाठ में शरद ऋतु का उजाला बताया गया है, यानी कि भादों के बाद भादो वर्षा काल, यानी कि बाधाएं, संकट, संघर्ष, और उन संघर्षों को पार करते हुए शरद ऋतु को मानवीयकरण की तरह, मानवीकरण अलंकार के माध्यम से मानव रूप में चित्रित करके मानो शरद आया पुलों को पार करते हुए, इस प्रकार से शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। चमकीली साइकिल चलाते हुए मानो ऋतु पार करते हुए आती है, और पतंग जैसे खेल के लिए बच्चे जो उत्सुक होते हैं उसका सुंदर चित्रण किया है। कविता बच्चों की उस दुनिया में ले जाती है, बाल मन की कल्पनाओं की ऊंची उड़ान पूरी कराती है, जिसमें कवि बताना चाहता है कि बच्चे कितने भी इस खेल के माध्यम से ये बताना चाहता है कि बच्चे कितने भी खतरनाक खेलों से खेलें, लेकिन खतरनाक खेलों को खेलने के बाद जब उनके पास सफलता होती है और वो खतरनाक, जैसे पतंग उड़ाते हुए खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और उससे बच जाते हैं, तो उनके अंदर और भी आत्मविश्वास आता है, और फिर वो सुनहले सूरज के सामने फिर से अपने आत्मविश्वास के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ये बच्चों की मानवीय संवेदनाओं और उनकी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे कविता में कह रहा है कवि कि सबसे तेज बौछारे गई सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछार भादों का महीना चला गया है और सवेरा हुआ, और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है। यहाँ पर जैसा तुलना की गई है खरगोश की आंख से, और खरगोश की आंख से तुलना करने का मतलब है कि प्रकृति से समानता करना। तो वहां पर उपमा अलंकार होता है जहां प्रकृति से समानता है। तो इतना तो समझ में आ ही गया है कि कविता में सुंदर बिंबों का चित्रण है, और इन बिंबों के माध्यम से कवि बाल मन की उस ऊंची कल्पना की अभिव्यक्ति कराना चाहता है, दर्शन कराना चाहता है, जो बच्चे खेल के बहाने से एक कहना चाहिए कि लक्षणात्मक शब्द शक्ति के माध्यम से, लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से, प्रतीक अर्थ के माध्यम से कवि संघर्षों और संकटों को पार करते हुए, जैसे खेल में एकाग्रता होती है, खेल में रुचि होती है, और उसे और ऊंचा पतंग जैसे खेल है कि और ऊंचा आसमान में उड़ाने की महत्वाकांक्षा होती है। एक पतंग कटने के बाद एक बच्चों के उत्साह में कोई कमी नहीं आती है, और अगर वो हतोत्साहित भी होते हैं, मान लीजिए कि छत के खतरनाक किनारे से गिर भी जाते हैं, तो उसके बाद अगर वो बच जाते हैं, यानी कि उन्हें असफलता के बाद किसी प्रकार का उत्साह मिल जाता है, किसी प्रकार की सहानुभूति मिल जाता है, किसी प्रकार का आश्रय सहारा मिल जाता है, तो फिर वो पुनः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपनी उन्नति को अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें बिंबात्मक शैली का सुंदर प्रयोग है, बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर प्रयोग है, और शरद ऋतु के आगमन की चर्चा की गई है। इसमें उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार,
मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। मानवीकरण अलंकार, इसमें मानवीकरण कहाँ कहाँ पर किया गया है मैं बता रही हूँ आपको। मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है। इस कविता में बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बिंबात्मक मतलब होता है कि कविता को पढ़ते हुए हमारे जो स्मृति पटल पर जो चित्र उभरता है, उस चित्र के माध्यम से हम कविता को पढ़ करके जिस भाव की अनुभूति करते हैं वो बिंब होता है, वो बिंबात्मक शैली होती है। जैसे चाक्षुष बिंब यानी कि दृश्य बिंब। जैसे कविता में कहा गया कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो इसमें दृश्य बिंब है। और शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद का यहाँ शरद ऋतु है और शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। शरद को बच्चे की तरह बताया गया और मानो वो चमकीली साइकिल चलाते हुए आया है, पुलों को पार करते मतलब ऋतुओं को पार करते हुए। तो इसमें आपके दृश्य बिंब है। और फिर जब आगे कह रहे हैं कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जोर जोर से बजाते हुए हमारे श्रव्य बिंब यानी श्रवण इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो जब किसी काव्य को पढ़ते हुए हमारी जिन इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, वो चक्षु पर भी हो सकता है, चाक्षुष बिंब भी हो सकता है, श्रव्य बिंब भी हो सकता है और स्पर्श बिंब भी हो सकता है। तो इसमें तीनों ही बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनूठे उपमान दिए गए हैं, अनूठे उपमानों का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब। श्रव्य बिंब कहाँ पर है बच्चे? श्रव्य बिंब जब बताया कि घंटी जोर जोर से बजाते हुए, तो हमारी श्रवण इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, तो वहां पर श्रव्य बिंब होता है। इसके बाद आप देखिए स्पर्श बिंब का भी इसमें सुंदर प्रयोग है, इसलिए ये कविता बिंबात्मक शैली में अनूठे प्रयोग की कविता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को मानो शरद जो है वो बुला रहा है चमकीले इशारों से कि क्या उड़ाने के लिए? पतंग उड़ाने के लिए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और आकाश को मुलायम बनाना, मुलायम मतलब किसी स्पर्श, किसी चीज के स्पर्श की बात हो रही है। मुलायम का मतलब होता है जब हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, तो वो स्पर्श बिंब के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर स्पर्श बिंब है। तो ये तीनों बिंबों का प्रयोग है, ये बिंब कहलाते हैं और इसी को बिंबात्मक शैली कहते हैं। काव्य में रस, छंद, गुण, अलंकार, इन सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से कौन बुला रहा है? शरद ऋतु मानो पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और दुनिया की पतंग ताकि ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की, सबसे रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चों की तुलना तितलियों से, उड़ती हुई तितलियों से, उनकी नाजुक दुनिया से की गई। मानो तितलियां चारों ओर फूलों में जैसे भ्रमण करती हैं शरद ऋतु के मौसम में, यानी कि बारिश होने के बाद, भादों के बाद, जैसे प्रकृति में खिला खिला मौसम होता है, आनंददायक होता है, चारों तरफ भौरे और तितलियां मंडराने लगते हैं, पेड़ पौधे सुसज्जित हो जाते हैं, नई नई पत्तियों से सुसज्जित हो जाते हैं। उसी प्रकार कवि ने बच्चों के लिए भी बताया है कि बच्चे भी ये पतंग उड़ाने, और वो भी कैसी? सबसे हल्की, सबसे रंगीन। जबकि सबसे हल्की, सबसे रंगीन और भी चीजें हैं, यानी कि आप हीलियम गैस विज्ञान की दृष्टि से जानते होंगे तो सबसे ज्यादा हल्की हीलियम गैस इत्यादि होती है। लेकिन यहाँ पर कविता के लिए बच्चों के कवि ने बच्चों के लिए खेल की चीज को ही सबसे ज्यादा हल्की, सबसे ज्यादा रंगीन और सबसे पतला कमानी कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया, ताकि बच्चे खेलें, किलकारी करें और शोर करें, सीटियां बजाएं,
जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों की तुलना कपास से की गई है। यहाँ पर कपास में भी उपमा अलंकार है। हमने बताया कि उपमा अलंकार का कई जगह पर प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का है, श्लेष अलंकार का इसलिए प्रयोग है क्योंकि इस प्रतीकात्मक माध्यम से, पतंग के खेल के माध्यम से कवि बच्चों के लक्ष्य की ओर संकेत कराना चाहता है कि इसी प्रकार जब तन्मयता और एकाग्रता खेल की ही तरह लक्ष्य में हो जाती है तो व्यक्ति कितनी भी असफलताएं आए, कितने भी संघर्ष आए, कितनी भी बाधाएं आए, उनसे पार पाके सहानुभूति और सहारे के से व्यक्ति अपने लक्ष्य को, बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं, करने में सफल हो जाते हैं। जन्म से लाते हैं कपास। कपास बताया गया है बच्चों के कि बच्चे कपास की तरह मुलायम होते हैं। यहाँ पर कपास विशेषण इसलिए दिया गया है बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे कपास की तरह ही मुलायम होते हैं, बच्चे कपास की तरह ही पवित्र होते हैं और कपास की तरह ही उनका उजला, सफेद, स्वच्छ, साफ मन होता है। तो इस प्रकार से बच्चे कपास की तरह बताए गए हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसमें पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है, मानो पृथ्वी खुद घूमती हुई चली आ रही है बच्चों के पैरों के पास। और वे जब पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं यानी तेजी से दौड़ते हुए, पेंग का मतलब होता है पैरों की रफ्तार उनकी बहुत तेज हो जाती है छतों के खतरनाक किनारों तक, तब उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी कि उन्हें बचा लेता है क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत लचीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनका जो है जो लचीलापन होता है उनको छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। यहाँ पतंग का मानवीकरण किया गया है, यहाँ पर पतंग का मानवीकरण किया गया है। तो जगह जगह पर आप देख रहे हैं मानवीकरण है, कहाँ कहाँ पर है, जहां पर बताया गया है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, घंटी जोर जोर से बजाते हुए, साइकिल चलाते हुए, और मानो पृथ्वी उनके पैरों के पास दौड़ती हुई चली आ रही है। और इसी प्रकार पतंग मानो उनके धड़कती ऊंचाइयां, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां मानो बच्चों को गिरने से बचा लेती। वो एक धागे के सहारे, महज एक धागे के सहारे बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं रंध्रों के सहारे। यहाँ पर बच्चों की कल्पनाओं के बारे में बताया गया कि उनका शरीर तो धरती पर है परंतु उनका मन भी पतंगों के साथ ऊंची उड़ान भर रहा है। इस प्रकार कविता क्या सिखा रही है, अगर वे गिर जाते हैं कभी खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो यहाँ पर असफलता की बात है, संघर्ष की बात है कि ऐसे में जब बच्चे खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी कि पृथ्वी और तेजी से वापस उनके पास लौटती हुई चली आती है। तो इस प्रकार से कविता में बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बाल सुलभ इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं का सुंदर चित्रण हुआ है और कविता हमें बिंबों की एक नई दुनिया में ले जाती है जहां पर शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत है, महत्वाकांक्षा है, इच्छाएं हैं और खेल के बहाने से कवि बच्चों की एकाग्रता, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।